इस समय अभी हम पहुंचे हैं भिंड शहर के कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज के पास में। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। जबकि इनके दावे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी है, लेकिन कुछ प्रश्न चिन्ह लगातार बीजेपी की लॉबी कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों बन रही है, किस आधार पर बन रही है। पहले इस विषय पर इनसे बात करेंगे। ये बताइए, आपने अभी दावे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है, तो किस आधार पे आप दावे कर रहे हैं, कैसे मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की आने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो 18 वर्षों से जो कार्यकाल रहा और जो कार्यकाल उनका रहा, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति परेशान था तो वो हमारा युवा था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार था और देश के अंदर मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 रहा। तो अब की बार जो युवाओं ने मतदान किया, जिसमें से फर्स्ट मतदाता थे, पहली बार जिन्होंने मतदान किया, वो लगभग 20,13,000 युवा थे जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। तो निश्चित तौर पे उन युवाओं का वोट कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ है। तो वो युवाओं का जो वोट है कांग्रेस को जा रहा है। एक तो हमारा फीडबैक ये है जो हमने फीडबैक लिया मतदान के बाद। दूसरा मामला है, जैसे इनकी लाडली बहना योजना थी, क्योंकि ये घोटालों की सरकार थी। जिस योजना के नाम पर ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उसमें 22 लाख ऐसे फर्जी खाते मिले हैं जो नोएडा में रहते हैं। तो निश्चित तौर पे इस योजना में भी उन्होंने घोटाले की भेंट चढ़ाने का काम किया। बकाया कुछ समय पहले ही आपका पटवारी घोटाला हुआ हो, चाहे व्यापम घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ये सारी चीज़ों से युवा यहाँ का तंग था। लोग बेरोजगारी से परेशान थे, लोग महंगाई से परेशान थे और इस वजह से कांग्रेस सरकार बनाने का दावा भी कर रही है और भरपूर बहनों का और युवाओं का जो भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है, इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चंबल संभाग को मान के चल रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ चंबल संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। चंबल में जैसे पिछली बार हमारे पास 26 सीटें आई थी, उसके बाद लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह से सरकार गिराने का काम किया, तो लोगों ने कहा साहब सिंधिया जी ने सरकार बनवाई थी, सिंधिया जी चले गए। लेकिन मैं फिर इस बात को दावा कर रहा हूँ कि पिछली बार 26 आई थी, इस बार भी आंकड़ा उसी के करीब है। अब आप अपनी ताकत देख लीजिए क्या है, चाहे महाकौशल का मामला हो, चाहे विंध्य का मामला हो। तो निश्चित तौर पे ये सारी जगह अगर आप धार झाबुआ की बात करें तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, वहाँ भी चंबल ही नहीं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अच्छा, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना सरकार ने चलाई है, शिवराज सरकार ने, तो क्या मान के चले इनका कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, लाडली बहना योजना भी इनका एक छलावा मात्र थी। इस योजना को इन्होंने बनाया, एक तो चुनावी समय बनाया। एक बात, अगर ये वास्तव में इनको देना होती तो जैसे हमने अपना वचन पत्र निकाला, मैनिफेस्टो जिसे बोलते हैं, चुनावी इलेक्शन मैनिफेस्टो, उन्होंने इस योजना को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से बाहर कर दिया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो इनका जो लाडली बहना योजना थी एक जुमला थी, क्योंकि मैनिफेस्टो में नहीं रखा, यानी इसके बाद इनको चुनाव के बाद देना नहीं है। तो निश्चित तौर पे इस योजना का तात्कालीन लाभ लेने का एक षड्यंत्र कुचक्र रचा था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो सबके सामने आ गया और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा नारी सम्मान योजना जो है, हम सरकार में आएंगे, जो हम उसने लागू किया अपने बचत में, जो मैंने दिया है, निश्चित तौर पे सारी बहनों को उसका लाभ मिले। मतलब बहनों ने शिवराज मामा को दिया नहीं है वोट? अगर वोट दिया होता तो आप सोचिए, 2018 में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत गिरा था, 4% वोट बैंक कम हुआ, यानी वोट प्रतिशत 4% घटा महिलाओं का। तो निश्चित तौर पे इस योजना का उनसे कोई लेना देना नहीं था। अगर सरोकार होता इस योजना का, अगर वो अच्छी मानते तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, घटना नहीं चाहिए था। ये सरकार के खिलाफ एंटी कन्वेंसी थी। अच्छा, ये बताइए, जैसे इस समय देखिए केंद्र सरकार ने क्या एक लगातार वोटरों को भ्रमित करने के लिए केंद्रीय मंत्री उतारे हैं। नरोत्तम मिश्रा हो गए, नरोत्तम तोमर हो गए, इधर कैलाश विजयवर्गीय उतारे हैं। यानी कि इस समय शिवराज चेहरा को दबाया गया है। यानी कह सकते हैं चंबल संभाग से मुख्यमंत्री बन सकता है अगर बीजेपी सरकार बनी तो। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कर दूं, पहली तो बात यह है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी देखने का काम कर रही है। अब की बार तो उनके सच होने वाले नहीं हैं। जब निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा था 2018 में ही मध्य प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया और सरकार कांग्रेस की बनी। अलग बात है कि आपने सरकार पैसों के दम पे बना ली। तो अब स्थिति यह है कि इसीलिए उन्होंने, शिवराज का चेहरा फेल हो गया। आप मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ आप नरेंद्र तोमर हो, चाहे आपके कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ऐसे लोगों को उतार दिया। रीति पाठक जी सांसद, बहुत सारे सांसद मंत्री उतारे। तो इनको उतारने का काम किया। सीधी सी बात है ना, इनके पास कोई चेहरा है, इनकी सेना है, लेकिन सेनापति गायब है।
मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश की जनता इस जान को जानती है कि नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनका काम खत्म है। न इनकी सरकार बनना है, व किसी को भी चुनाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सीटों का अनुमान लगा रहे हैं? आपकी कितनी सीट बढ़ती में आ सकती है पिछले मुकाबले को देखते हुए? कितनी सीटों देखिए, पिछले मुकाबले में हमें 114 सीटें प्राप्त हुई थी और बहुमत से कहीं ना कहीं हम 2 सीटें कम हमें मिली थी, और उसके बाद इन्होंने सरकार गिराने का काम किया। इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो फीडबैक लिया, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम लगभग 150 प्लस सीटें मध्य प्रदेश में लाके सरकार बनाएंगे और 3 दिसंबर को एक बार पुनः दीपावली मनाने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे एक मान लो दीपा हो सकता है अगर सीटें कम हुई और इस बार फिर कहीं अगर खरीद फरोख्त की गई और फिर अगर यहाँ के नेता बीजेपी में गए तो क्या कहेंगे? क्या सरकार गिर सकती है फिर? आप देखिए, अब की बार वो स्थिति नहीं है। पहली बात तो ये कि हमारी सीटें ही इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि सरकार टूटने का कोई विषय नहीं उठता। दूसरी बात, अगर सीटें कम आती भी हैं, किसी कारणवश थोड़ी बहुत कम भी रह जाए, तो सरकार गिराने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस के पास अब जो बिकाऊ थे, जितने थे वो जा चुके हैं। अब तो टिकाऊ और छलनी में छालने के बाद जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो जनता के विश्वास को खरा उतरते हैं, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास हैं। अब एक भी व्यक्ति टूटने वाला नहीं है। ये भ्रमित फैलाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, इसमें सफल नहीं होगी। अच्छा, भिंड जिले में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं? देखिए, भिंड में मेरा जो अनुमान है, वैसे हमने प्रयास तो ये किया था हमारे नेताओं ने मिलकर कि हम 5 सीटों पर जीतने का प्रयास करें, लेकिन हमारा फीडबैक जो है वो 4 सीटों पर आ रहा है कि 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है। कौन कौन सी मान के चल रहे हैं? एक बार नाम भी बता। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब ये बताना देखो उचित नहीं है मीडिया में इस तरह से, लेकिन बस ये मान लो 5 में से 4 सीटें हमारे आ रही हैं। 4 सीटें आप मान के चल रहे हैं, यानी एक सीट आप छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, 1 सीट का थोड़ा सा हमारा संघर्ष है, अब वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, इस बार बीजेपी का कहना है लाहौर का किला फूट रहा है, क्या गोविंद सिंह का मान के चल रहा है कि लाहौर से हारने वाले हैं? बीजेपी हर चुनाव में इस बात को करती है कि लार का किला ढह जाएगा, और उनके कई नेता आए, कई बातें करते हैं, हर बार करते हैं, लेकिन लगातार 7 वर्षों से 7 चुनाव लगातार हो गए, और लगातार 7वीं बार हमारे माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी, उन्होंने तो अपने किले को बचाया। एक्चुअली है क्या, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय आती है, और हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार 5 वर्ष चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ये सपना उनका पूरा होगा। अब फिर भाई देखने वाली बात है, ये तो 3 दिसंबर को निर्णायक होगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है। आखिरकार डॉक्टर गोविंद सिंह जी फिर से विधायक चुन के जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। गोविंद सिंह मतपत्र चोरी होने का दावा कर रहा है कि मतपत्र चोरी, यानी मतपत्र लगातार कहीं गायब हो गए, गुम हो गए, यानी कि क्या लग रहा है, क्या मतपत्र गायब हुई है, फिर डर सता रहा है? क्या मान के चल रहा है? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को हर चीज़ को स्पष्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता भी हैं पार्टी के, और वरिष्ठ विधायक भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पे निर्वाचन आयोग की भूमिका कहीं ना कहीं थोड़ी सी संदिग्ध नजर आई, जो पारदर्शिता नहीं दिखाई दी कुछ समय, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न को रखा। अगर आप पारदर्शिता रख रहे हैं तो उसमें भय किस बात का? हमारा दायित्व बनता है, हम प्रत्याशी तो अपनी बात भी रखेंगे, हमारे पूछने का अधिकार है, उसमें डर वाली बात कहाँ से आ गई?